हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एमआईटी के सोशल साइंस के जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया हुआ है मॉडल पेपर के द्वारा, वो उसको किस प्रकार से बनाया जाएगा। ठीक ना। और आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा और थोड़ी देर वेट कीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक ना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए। जो क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है सोशल साइंस 2023 के लिए। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखते चलिएगा। चलिए हम लोग आते हैं पहला प्रश्न से। तो यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न इसमें बोला जा रहा है, चलिए ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। इसमें बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का पुनः जन्म कहा जाता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ किस पार्टी के पुनर्जन्म के बाद हुआ। यानी कि ये जो है भारतीय जनसंघ के बाद में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका आंसर खुद से देना है। ठीक ना। 2-3 सेकंड हम रुकेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है। ठीक ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय नगरीय शासन व्यवस्था स्वशासन से संबंधित है। तो ये जो है आपका 74वां है और 73वां से क्या है आपका पंचायती राज व्यवस्था। ठीक ना। 73वां 74वां याद रखिएगा। 1942 में संविधान संशोधन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1976 है। 1976वां और 42वां संविधान, 73वां और 74वां, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। देखिए बलवंत राय मेहता समिति जो था वो त्रिस्तरीय था। ठीक है ना। बलवंत राय मेहता समिति कितने था, 3 स्तरीय था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में प्रथम बार नगर निगम की स्थापना जो हुआ था आपका मद्रास में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को 50% की आरक्षण मिला। किस में, पंचायतों में। तो ये मेरा अपना बिहार ही है जहाँ पे महिलाओं को 50% की आरक्षण रिजर्वेशन मिला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें बोल रहा है दल बदल कानून जो है निम्न में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल किस पे लागू होता है। देखिए मेरे साथ साथ आपको आंसर देते चलना है। देखिए राष्ट्रपति पे नहीं लागू होता है, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति पे नहीं होता है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदों और विधायकों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम लोग। बोला जा रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या हो सकता है। तो इसका कुपरिणाम क्या हो सकता है आपका आंसर देना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगवाद। क्षेत्रवाद का मतलब ही होता है अलगवाद। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा। देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसने लिखा, तो ये आपका कौटिल्य यानी कि चाणक्य है। इसको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं और इसका विष्णुगुप्त भी नाम जानते हैं। इनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य देशों से अलग है। तो कनाडा का है आपका, सॉरी ये आपका नहीं होगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है भारत और कनाडा के से भिन्न है, क्योंकि भारत का जो संघीय शासन व्यवस्था है वो कनाडा से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया है कि आपका कनाडा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का जो संघीय शासन व्यवस्था किससे प्रभावित है, कनाडा से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलेंगे। इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। यानी कि हमसे बोला जा रहा है कि भाषा की जो अनुसूची है कौन है। तो 8वीं अनुसूची में हम लोग जानते हैं कि 22 आधिकारिक भाषा का उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने का जिम्मेवारी किसको है। तो ये भारत निर्वाचन आयोग के। भारत निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की चुनाव करवाती है। ठीक ना। आपका राज्य चुनाव जो है आपका जिला परिषद, ये सब की चुनाव पंचायत समिति की करवाती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाएंगे। इसमें बोला जा रहा है शिक्षा को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया। तो शिक्षा का जो संविधान है ना वो आपका समवर्ती सूची में। ठीक ना। समवर्ती सूची में हम लोग जानते हैं कि वैसा विषय जिस पे राज्य और केंद्र का दोनों का अधिकार होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं, समवर्ती सूची में। ठीक ना। और ये अनुसूची जो है आपका 7वीं अनुसूची में आपका ये सब सूची आती है। ठीक ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था वो बिस्मार्क के द्वारा 1871 में हुआ था। और यहाँ पे एकीकरण के बाद में बिस्मार्क जो है प्रथम वहाँ का चांसलर बनेगा, यानी कि बिस्मार्क जो है जर्मनी का प्रथम चांसलर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। बोला जा रहा है कि हुआ आंदोलन किसने शुरू किया। तो ये आपका है हुनेई फू सोने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। देखिए आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लगे तो आपका करना है कि वीडियो को थोड़ा सा नहीं स्लो भी करके आप लोग देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग देखेंगे। बोला जा रहा है कि जनरल लोन किस देश के प्रधानमंत्री थे। भाई साहब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। देखिए मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था उसको हम लोग जिनेवा समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। और यहीं पे अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम स्थापना करते हैं और दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम से ही स्टार्ट गांधी जी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह पे स्वराज लक्ष्य को रखा। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा, क्योंकि स्वशासन के बाद में जो स्वराज का लक्ष्य प्रतिपादन कोलकाता अधिवेशन में किया, लेकिन पूर्ण स्वराज अगर आती है क्वेश्चन तो लाहौर अधिवेशन डालिएगा 1929। ठीक ना, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे अब 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा जैसे खत्म हुआ था उसके बाद में आपका स्टार्ट हो गया था क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक ना, और ये जो है आपका कितने दिनों में पूरा हुआ था, तो 24 दिनों में लगा था। 385 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। 78 लोगों ने इनके साथ गया था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग याद। 12 मार्च से स्टार्ट किए थे और वहाँ पे पहुँचे थे 5 फरवरी और 6 अप्रैल को क्या किए थे, नमक कानून को तोड़ दिए थे 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग देखेंगे। बोला गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे क्योंकि उस टाइम ये कहाँ पे थे, जेल में थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ना जाने कितने बार बिहार बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फुटबॉल ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। हमारे कुछ सुभाष चंद्र बोस साहब जो थे उन्होंने फुटबॉल ब्लॉक की स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 में। और कौन था उस समय भारत के वायसराय, तो आपका कर्जन था। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग चलेंगे। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। तो देखिए मित्र राष्ट्र इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए फ्रांस आपका, रूस आपका, ब्रिटेन एक साथ रहता था। जर्मनी बेचारा एक तरफ था, इसलिए आपका मित्र राष्ट्र में ये नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। बोला जा रहा है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। सबसे पहले जाना पड़ेगा स्वराज पार्टी से संबंधित लोग। तो संबंधित लोग जो है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिनकी स्थापना इस पार्टी के किए थे। ठीक है, 1923 में। और इसके प्रथम सम्मेलन जो हुआ था आपका इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलेंगे। इसमें बोला जाए इनमें से किसने पावर लूम के आविष्कार किए थे। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है। इसकी जो स्थापना किए थे कौन किए थे, एडमंड कार्टराइट ने। ठीक है ना, एडमंड कार्टराइट ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 27। इसमें बोला जाए न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, न्यू डील नामक कहाँ पे सबसे पहले लागू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन से देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो देखिए जब इसका विघटन हुआ था तो कौन सा देश है जो महाशक्ति के रूप में उभरा था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। जाहिर सी बात है हमारे पूरे वर्ल्ड में दो ही देश जो शक्तिशाली है, एक है रूस और दूसरा है आपका यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए हम लोग बोलते हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो देखिए दक्षेस में सार्क में कौन सा देश इनमें से जो है नहीं है, हमको ढूंढना पड़ेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया आपका नहीं है, क्योंकि हमारे जो सार्क देश में कुल 9 या 8 देश आते हैं, जिसमें से ये आपका भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, ये सारे के सारे जो देश हैं आपके
सार्क में आते हैं, यानी कि दक्षिण क्षेत्र में आपका आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि रूसो किस देश का रहने वाला था। देखिए रूसो जो था वो किस देश का रहने वाला था। तो ये देखिए रूसो से ऐसा नहीं हो कि रूस में टिक लगा दीजिएगा, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो है रूसो नाम था एक व्यक्ति का जिन्होंने फ्रांस का वो रहने वाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलेंगे। ये बोल रहा है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि अल हिलाल की का संपादन किसने किया। देखिए यह जो है वर्ड ही से लग रहा है कि मुस्लिम वर्ड है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने इसकी संपादन किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देख लें हम लोग। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। देखिए गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की स्थापना की है। तो ये बाइबिल था। बाइबिल, ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बाइबिल गुटेनबर्ग से संबंधित, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे। ये में इस क्वेश्चन में बहुत ही शानदार क्वेश्चन बोला गया कि महात्मा गांधी ने इनमें से किस का संपादन किया। देखिए संपादन की बात आती है तो यंग इंडिया, ठीक है ना। एक आती है क्वेश्चन यंग इंडिया और दूसरा आता है यंग यूरोप। यंग यूरोप में अगर आती है तो उसमें मैगजीन डालिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ये प्रधानमंत्री था, सेनापति था, गृह मंत्री था या फिर राजदूत था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक ना। काउंट काबूर को विक्टर एमुल जो था वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम लोग देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया। तो मेटरनिक ने किया था, हम लोग को पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो देखिए लाल सेना तो हमारे भारत में हुआ था, ठीक है। लाल सेना की गठन जो है हमारे भारत में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक हमारे भारत में हुआ था। इसका पता नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चेका, ठीक है ना। चेका की स्थापना किया गया था आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में ही इसका अधिनियम घोषणा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलेंगे। बोला जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय अनुमान कब लगाया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक ना। भाई साहब इसको याद करके जरूर रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड में 100% आने वाली है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको खुद से आंसर देना है, हमारे आंसर देने से पहले, ठीक है ना। आपको स्कोर भी करते चलना है कि हमने कितने आंसर सही लगाया, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक ना। आप लोग एक समझिए कि सब कुछ पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने जो पढ़ा वो याद है या फिर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ देखेंगे। बोला जा रहा है गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने किया था। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से किया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, कुछ नैंस ने, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलेंगे 40 हो गया, 41 हो गया। अब चलेंगे हम लोग 42 की तरफ। 42 में क्या बोला जा रहा है देखेंगे हम लोग। 42 में बोला जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक में मानव विकास सूचकांक में इनमें से किससे सम्मिलित किया गया, ठीक है ना। बोला जा रहा है इसमें किसे सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको खुद से देना है आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षा प्राप्ति, ठीक है ना। शिक्षा प्राप्ति के लिए मानव विकास सूचकांक इनमें से सम्मिलित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे हम लोग। बोला जा रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है। देखिए आर्थिक नियोजन क्या होता है। तो आर्थिक नियोजन होता है किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करके उसको उतने समय में पूरा करना आर्थिक नियोजन कहलाती है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, इसलिए सी होना ही चाहिए, यानी कि नीति आयोग की स्थापना हम लोग जानते हैं 2015 में हुआ था, योजना आयोग की स्थान पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे हम लोग। इसमें बोला जा रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी है।
ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। तो दादा भाई नौरोजी साहब ने इनकी पुस्तक लिखी थी, ठीक ना, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी से एक पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ देखेंगे। स्वीडन की मुद्रा क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोना। ठीक ना, कोरोना, कोरोना से याद रखिएगा स्वीडन। ठीक ना, कोरोना वैसे फैलाया नहीं था स्वीडन, चाइना साहब ने फैलाया था, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा कोरोना, स्वीडन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। बोला जा रहा है इनमें से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? सर्वोच्च संस्थान है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इसमें बोला जा रहा है मानव के स्वर्णीय विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्वर्णिम विकास के लिए स्वर्णीय विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? पूंजी होना चाहिए, धन होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, या फिर शिक्षा होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूंजी रहेगा तब ना भाई साहब जो है क्या कीजिएगा, कहने का मेरा मतलब है पूंजी रहने से ही किसी भी व्यक्ति का विकास हो सकता है, अन्यथा वो विकास नहीं। शिक्षा होने से भी विकास नहीं हो सकती है, क्योंकि पूंजी रहेगा ही नहीं तो वो कुछ आगे नहीं कर सकता। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाहन का मुख्य साधन है? ठीक ना, निर्वाहन का मुख्य साधन क्या हो सकता है? उद्योग धंधे हो सकता है, व्यापार हो सकता है, या फिर कृषि हो सकता है, या फिर विनिर्माण हो सकता है। भारतीयों के जीवन निर्माण के लिए मुख्य साधन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। ठीक ना, वैसे में भारत में जो है सबसे ज़्यादा कृषि पे ही लोग निर्भर रहते हैं। ठीक ना, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 49 की तरफ। बोला जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ सकता है? तो संचार तो आपका तृतीय में आएगा, यातायात किस में आएगा, खनन किस में आएगा? खनन हो सकता है आई थिंक जी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनन। ठीक ना, बाकी सब जो है ये आपका तृतीय में आएगा, यातायात विनिर्माण आपका आ जाएगा दूसरा क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को तरफ देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक ना, इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक का उपयोग हम लोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉलमार्क। हम लोग जानते हैं हॉलमार्क, हम लोग बोलते हैं कि सोना जो है हॉलमार्क है, इसका मतलब है आभूषण को चेक करने के लिए कौन सी नमक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हॉलमार्क, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम लोग चलेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपको खुद से देना है, हमारे आंसर देने से पहले। तो 1954 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलेंगे। ठीक ना, आपको क्या करना है, कलम कॉपी लेकर के साथ में बैठना है, नहीं तो आपके पास अगर बुक है तो आपको लेकर के ही साथ में बैठना, टिक लगाते चलना ही, मेरे साथ ही याद करते चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ देख रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी कहाँ पे पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या फिर औद्योगिक क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में जो है मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको खुद से देना है, साधनों का निजी स्वामित्व। ठीक ना, साधनों का निजी स्वामित्व यानी कि खुद का मालिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ देखेंगे। इसमें बोल रहा है तरुण भगत संघ संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको खुद से देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग खुद टिक लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देना है आपको। इसमें बोला रहा रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? ठीक ना, आपको आंसर लगाना है कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, रूस की सहायता से किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुडनु लुमन परमाणु विद्युत गृह। ठीक ना, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, कुडन कुलम परमाणु विद्युत ऊर्जा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 बोला जा रहा है कि प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीविका कृषि को हम लोग किस नाम से भी और जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी से, यानी कि झूम की खेती भी बोलते हैं, पलामू भी बोलते हैं, दीपा भी बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में हम लोग बोलते हैं इसका नाम से। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि दक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो दक्कन ओडिसी जो है किस राज्य में चलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलेंगे। इसमें बोल रहा है
कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलेंगे। इसमें बोला रहा है कि इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इन्नौर जो है बंदरगाह, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलेंगे। इसमें बोला रहा है कि बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो सबसे प्राचीनतम नदी घाटी जो है आपका आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 बोला रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। नंदा देवी आपका कहाँ पे है पड़ता है। तो ये आपका राइट, उत्तराखंड में आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, नंदा देवी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 के देखेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हम लोग को पता है कि इसकी शुरुआत किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाई जाती है। ये क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। 63 हो जाएगा आपका, 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 7% में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। 7% में वन क्षेत्र पाया जाता है भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलेंगे। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है। कार्बनिक खनिज नहीं है इनमें से कौन। तो आपको राइट आंसर देना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। प्राकृतिक गैस जो है कार्बनिक खनिज नहीं है, बाकी जितने सारे हैं सबके सब कार्बनिक खनिज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलेंगे, 65 की तरफ। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जो होता है वो क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि चूना पत्थर ही सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलेंगे। बोल रहा है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है। तो डिगबोई है, आप लोगों को पता है डिगबोई, ये असम में पड़ता है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलेंगे। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई जो है किस लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है। इस 67 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, तेल शोधक कारखाना के लिए, हेतु के लिए आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ हम लोग चलेंगे। 68 बोल रहा है कि भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। खाद्यान्न यानी कि खाने वाले जो फसल है वो सबसे प्रमुख कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल जो है खाद्यान्न फसल प्रमुख है। चलिए जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। तो जूट उद्योग में जो है सबसे ज़्यादा अग्रणी की अगर बात आती है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत जो है मेरा जूट उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, इन राज्यों में से कौन लौह अयस्क के अग्रणी उत्पादक है। राज्य में हमको ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है झारखंड में सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, लौह अयस्क उत्पादन होता है, सबको पता है, ठीक है। चलिए जमशेदपुर टाटा स्टील कंपनी भी आपका झारखंड में ही पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका 71 किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। रेशम नगर किसे कहा जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भागलपुर को रेशम नगर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ देख रहे हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो जाहिर सी बात है बिहार में जो है सबसे ज़्यादा योगदान किसका होगा, कृषि का होगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है, सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं बिहार के लोग किस पे निर्भर रहते हैं, कृषि पे ही रहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलेंगे। बोल रहा है बिहार का क्वेश्चन है, इसमें एक भी क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। हमसे बोला जा रहा है कि बिहार में त्रासदियों में से एक है, यानी कि बिहार जो ग्रसित होती है सबसे ज़्यादा किससे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़। बिहार में बार बार बाढ़ें आ जाती है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। अभी सुखाड़ आता है लेकिन बहुत कम आता है, सुखाड़ नहीं आती है, चक्रवात भी बहुत कम आता है, भूस्खलन भी नहीं होता है, बाढ़ बार बार आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलेंगे। बोला जा रहा है कुशहा तटबंध किस नदी पर है। कुशहा तटबंध जो है किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कोसी नदी पे ये आपका तटबंध स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ हम लोग देख रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है कि सतलुज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो सतलुज नदी जो है इस पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया, इसको आंसर आपको खुद से देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, नागार्जुन सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर
76 की तरफ देख रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, तो आपको आंसर लगाना है क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन, स्वसेवी संगठन और गांव मोहल्ले के लोग इसका, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी इसका आंसर जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलेंगे। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि मौसम विज्ञान के लिए भी करते हैं, दूर संचार के लिए भी करते हैं, साधनों की खोजों के लिए भी करते हैं। ठीक ना, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ हम लोग देख रहे हैं। बोला जा रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक ना, ये 2004 में जो है बहुत बड़का ये आपका आया था सुनामी। ठीक ना, तो ये हमारे बिहार पे भी इसका प्रभाव पड़ा था, इसलिए हिंद महासागर में आएगा भारत, तो भारत में जब आएगा सुनामी तो क्या बिहार में नहीं आएगा, तो इसलिए बिहार में आया था, इससे हम लोग रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक ना, हिंद महासागर में मेरा भारत भी आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे। बोल रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। विनाशकारी जो भूकंप, यहाँ वो जो क्वेश्चन था ना सुनामी था, ये भूकंप है, तो भूकंप जो आया था सबसे ज़्यादा विनाशकारी 1934 में आया था, इसलिए को याद रखें। 2004 में क्या, 2004 में सुनामी और भूकंप की बात आती है तो 1934। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है, सुनामी किस भाषा का शब्द है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो जापानी शब्द का ये आपका शब्द है। ठीक ना, भाषा है आपका। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। ठीक ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।